लगभग आधी सदी तक सीरिया पर वॉशिंगटन का सबसे गंभीर ठप्पा लगा रहा। अब वो आधिकारिक रूप से हटा दिया गया है। राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने अपने देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से हटाने के अमेरिकी फैसले का जश्न मनाया और डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद किया। ये आज का सीरिया है। आज सीरिया एक काले बोझ को उतार रहा है और अपने अतीत के एक दर्दनाक अध्याय को फाड़कर विकास और पुनर्निर्माण के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। निर्माण और पुनर्निर्माण, प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं। ये निर्णय 45 दिनों की संसदीय समीक्षा के बाद लागू हुआ। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये अल शरा की सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सीरिया को पूरी तरह अलग करने के लिए किए गए सकारात्मक कदमों और आगे की प्रतिबद्धताओं को मान्यता देता है। इस नामांकन ने अमेरिकी सहायता, रक्षा निर्यात और वित्तीय लेन देन और ये सीरिया में व्यापार करने पर विचार कर रहे बैंकों और विदेशी कंपनियों के लिए सबसे बड़े अवरोधों में से एक बना रहा। हम आशा करते हैं कि इस अंतिम बाधा को हटाने से रास्ता खुलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सीरिया को वैश्विक वित्तीय और आर्थिक प्रणाली से फिर से जोड़ा जा सकेगा। यह सीरिया में निवेश बढ़ाने में भी मदद करेगा। लेकिन वॉशिंगटन द्वारा सीरिया के नए नेतृत्व को समर्थन देना अब भी विवादास्पद बना हुआ है। अल शरा, जिन्हें सीरिया में अल कायदा के नुसरा फ्रंट का नेतृत्व करते समय अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाना जाता था, कभी अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। वॉशिंगटन ने ये इनाम तभी वापस लिया जब उन्होंने दिसंबर 2024 में एक तेज हमले में बशर अल असद को सत्ता से हटा दिया और सत्ता में आने के बाद उनका रिकॉर्ड सीरिया के अल्पसंख्यकों को लेकर चिंताएं और भी गहरी कर चुका है। मार्च 2025 में नई सरकार के नियंत्रण में काम कर रही सेनाओं द्वारा किए गए सांप्रदायिक नरसंहारों में 1500 अलावी मारे गए थे। कुछ महीनों बाद स्वेदा में 1700 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश द्रूज नागरिक थे। इजराइल ने बार बार अल शरा की सरकार को वैधता देने के खिलाफ चेतावनी दी है। विदेश मंत्री गिदोन साद ने पहले कहा था कि सीरिया के नए शासक जिहादी थे और जिहादी ही बने हुए हैं, भले ही उनके कुछ नेता अब सूट पहनने लगे हों। वॉशिंगटन के लिए इस दर्जे को हटाना एक दाव है कि निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्षों के गृहयुद्ध के बाद सीरिया को स्थिर कर सकता है। इसके आलोचकों और सीरिया के कई अल्पसंख्यकों के लिए सवाल ये है कि अल शरा और उनके आसपास के पूर्व जिहादियों ने वाकई बदल गए हैं या नहीं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रायन कटलस, जो मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो हैं। ब्रायन, ये वाकई एक उल्लेखनीय बदलाव है। अमेरिका मूल रूप से सीरिया को आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश के रूप में देखने से अब निवेश के लिए दरवाजा खोलने की ओर बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, वॉशिंगटन को अहमद अल शरा और उनकी सरकार पर वास्तव में कितनी भरोसा करना चाहिए, खासकर उनके अलकायदा से जुड़े अतीत को देखते हुए? देखिए, ये किस्मत आजमाने जैसा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने दोबारा पद संभालने के बाद से यही दाव लगाया है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल मई में अपनी मध्य पूर्व यात्रा के दौरान उनके शुरुआती कदमों में से एक था राष्ट्रपति अल शरा से मिलना, और उन्होंने अल शरा के बारे में कई सकारात्मक और प्रशंसनीय बातें भी कही हैं। और मुझे लगता है कि उनकी रणनीति यहाँ यही है कि वे सीरियाई नेतृत्व को ज्यादा समावेशी तरीके से शासन करने के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके और उनकी सरकार के कई लोगों के इतिहास को देखते हुए यह एक तरह से किस्मत आजमाने जैसा है, और जैसा कि हम जानते हैं, इससे क्षेत्र के मुख्य देशों में मतभेद भी पैदा होते हैं। इजराइल इस बारे में काफी संदेहपूर्ण है। तुर्की और सऊदी अरब ने इस कदम को प्रोत्साहित किया है, तो ये समय ही बताएगा कि ये दाव वाकई में सफल होता है या नहीं, और क्या ये क्षेत्र में स्थिरता ला पाता है। ठीक है, मेरा मतलब है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए इसे विस्तार से समझाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोगों में ये भ्रम है कि ट्रंप अल शरा को नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए इतने तैयार और इच्छुक क्यों हैं। और सचमुच आप जानती हैं, वही संदेश भेजना जो वो भेज रहे हैं कि वो एक बदला हुआ इंसान है, जबकि इस व्यक्ति का जिहादी अतीत रहा है। मुझे लगता है इसके दो कारण हैं। पहला, हम राष्ट्रपति ट्रंप के हर वैश्विक नेता के साथ व्यवहार में देखते हैं कि उन्हें मूल्यों की ज्यादा परवाह नहीं है। वो लोकतांत्रिक मूल्यों वाले व्यक्ति नहीं हैं। यहां तक कि अमेरिका में भी इस बात को लेकर संदेह है कि क्या वे अमेरिका के अपने मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए वे उत्तर कोरिया के नेता से मिलने में भी खुश हैं। तो इस मायने में वो ताकत की प्रशंसा करते हैं, बजाय उनके जो वास्तव में हमारे जैसे मूल्यों का समर्थन करते हैं। और सीधी सी बात है, आप जानते हैं, अल शरा कुछ साल पहले तक अमेरिकी अधिकारियों से फरार थे, लेकिन अब उनके पास ताकत है और राष्ट्रपति ट्रंप उनके साथ काम करेंगे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप का इस क्षेत्र के लिए जो विजन है, आप जानते हैं, लोग उनके अब्राहम समझौते को बढ़ाने के लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, ईरान नीति पर उनके उलझाऊ उतार चढ़ाव पर ध्यान देते हैं। लेकिन असल में उन्होंने लेवेंट क्षेत्र में सीरिया और लेबनान पर काफी समय और ध्यान दिया है,
और वे वहां के नेताओं को उनकी स्थिति को स्थिर करने में सच में मदद करना चाहते हैं। और इसी वजह से वे कुछ ऐसे विचारों के खिलाफ खड़े हो गए हैं जो हमें इजराइल जैसे देशों से सुनने को मिलते हैं। इजराइल की बात करें तो रक्षा मंत्री इजराइल काट्स फिर से दोहरा रहे हैं कि इजरायली सेना दक्षिणी सीरिया में अपनी बफर जोन नहीं छोड़ेगी। ब्रायन, हमारे साथ बने रहिए। मैं पहले सुनना चाहती हूँ कि वे क्या कहना चाहते हैं। हम यहाँ से दमिश्क को नीचे देखते हैं, जो यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। हम ऊपर से लेबनान की घाटी में हिजबुल्लाह के गढ़ को भी देखते हैं, और निश्चित रूप से हम गोलान हाइट्स और गलील के समुदायों को भी ऊपर से देखते हैं, और यहाँ मौजूद जिहादी ताकतों से उनकी रक्षा करते हैं। कई जिहादी ताकतें हैं जो सीरियाई शासन के भीतर भी हैं, कुछ अलग अलग आतंकवादी संगठनों में। हर दिशा से उनका लक्ष्य इजराइल राज्य और आईडीएफ पर हमला करना है, जो यहाँ है, यहाँ रहेगा और यहाँ से नहीं हटेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये चीजें फिर कभी नहीं होंगी। यह है 7 अक्टूबर का सबसे बड़ा सबक है। सीरिया मूल रूप से इजरायली रक्षा मंत्री के देश के दक्षिण में तथाकथित अवैध प्रवेश की निंदा कर रहा है, जहां हमने उन्हें ये बयान देते हुए देखा। ब्रायन, मैं आपसे इजराइल के बारे में थोड़ा बात करना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सीरिया को अपनी आतंकवादी देशों की सूची से हटाने के फैसले से इजराइल पर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक तरह का जुआ है, लेकिन असली जोखिम तो इजराइल जैसे देशों को उठाना पड़ेगा, जिन्हें अपने पड़ोस में इसके साथ रहना होगा। और सच कहूं तो जो इजरायली सरकार अभी सत्ता में है, वो लगभग वही सरकार है जिसने करीब 3 साल पहले 7 अक्टूबर को अपने ही नागरिकों की सुरक्षा करने में नाकाम रही थी। और मेरा मानना है कि इसने लेबनान, तेहरान, ईरान और सीरिया में इजराइल के दुश्मनों को हराने के लिए जबरदस्त प्रयास किए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसने बिना किसी रणनीति के हमलों की नीति भी अपनाई है। मुझे स्पष्ट नहीं है कि मौजूदा इजरायली सरकार का अंतिम लक्ष्य क्या है। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कम से कम सीरिया के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और नेतन्याहू सरकार के तहत इजराइल के बीच वास्तव में मतभेद है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उसी वजह से है, अभी इजराइल से आ रही एक सोच की वजह से। आप जानती हैं, मुझे लगता है कि आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि इजराइल सीरिया की सीमा से उस बफर जोन से पीछे हटने से क्यों इनकार कर रहा है। हम जानती हैं कि वॉशिंगटन इजराइल और सीरिया पर किसी तरह के शांति समझौते के लिए दबाव बना रहा है, शायद हम इसे यही कह सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सीरिया के साथ एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश आखिरकार असंभव मानी जाएगी अगर इजराइल इस क्षेत्र से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, मेरा मतलब है किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है। और फिर से 7 अक्टूबर की यादें और गाजा से हुआ आक्रमण कई इजरायलियों के दिमाग में बहुत गहराई से बसी हुई हैं। तो जब तक दोनों पक्षों इजराइल और सीरिया के बीच भरोसा और विश्वास नहीं बनता, तब तक, और यहीं पर राष्ट्रपति ट्रंप की बदलती और दिखावटी कूटनीति की समस्या है। अक्सर ये दोनों पक्षों के बीच भरोसा और विश्वास नहीं बना पाता। यही वजह है कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को हल नहीं कर पा रहे हैं, या ईरान के मामले में भी उनका रवैया बहुत अस्थिर और उलझा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इजराइल क्यों अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी तरह का बफर जोन बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसे क्षेत्र में अनिश्चितता दिखती है और आज की अमेरिकी नीति से भी अनिश्चितता पैदा होती है। ठीक है ब्रायन, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अब हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ेंगे, अजरबैजान। क्या अजरबैजान वो अप्रत्याशित खिलाड़ी हो सकता है जो इजराइल और तुर्की को सीरिया में सीधे टकराव से रोक रहा है? तो जैसे जैसे तुर्की की बढ़ती सैन्य मौजूदगी को लेकर तनाव बढ़ रहा है, अजरबैजान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने और उनकी सेनाओं को टकराव से बचाने के लिए आगे आ रहा है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने पिछले साल इजराइल और तुर्की के बीच सीधा संवाद स्थापित करने में मदद की थी, जिसमें एक ऐसा तंत्र भी शामिल है जो सैन्य गलत आकलनों को रोकने के लिए बनाया गया है। और हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी संवाददाता बलीर स्लाडीन, जो इस मुद्दे को विस्तार से समझाएंगी। तो बलीर, अजरबैजान एक अलग तरह की मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। आपको क्यों लगता है कि बाकू इजराइल और तुर्की के टकराव को रोकने में इतनी दिलचस्पी ले रहा है, और आपको क्या लगता है कि ये बैक चैनल वास्तव में कितना प्रभावी है? खैर, उनके यहाँ कई हित हैं, क्योंकि सबसे पहले वे इजरायली हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक हैं, खासकर नगोर्नो कराबाख युद्ध के दौरान, और वे इजराइल को तेल भी सप्लाई करते हैं। असल में वो तेल तुर्की के जरिए जाता है, जो यहाँ दूसरा बड़ा खिलाड़ी है। यहाँ दूसरी पार्टी जो अजरबैजान के बहुत करीब है, सैन्य रूप से भी लेकिन निश्चित रूप से जातीय रूप से भी, क्योंकि अजरबैजानी मूल रूप से तुर्क ही हैं। और यही वजह है कि अजरबैजान के लिए ये बहुत जरूरी है कि इन दोनों देशों के बीच कोई टकराव ना हो, ताकि अगर सीरिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में हालात बिगड़ते हैं तो उन्हें किसी एक का पक्ष न लेना पड़े। अगर हम इसे पहले से ही एक संघर्ष कह सकते हैं। साथ ही
अजरबैजान चाहता है कि वो मध्य एशिया के क्षेत्र में एक अधिक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने। हम उस देश की बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में अमेरिका समर्थित जंगेजुर कॉरिडोर के इस नए प्रोजेक्ट के साथ उभरना शुरू किया है और निश्चित रूप से वे इस क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। अब इस पूरी पहल की प्रभावशीलता के बारे में जो हम देख रहे हैं कि बाकू अपना रहा है, सबसे पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये अमेरिकी पहल के समानांतर भी चल रहा है, ये रास्ता भी। लेकिन इल्हाम अलीयेव के पास अमेरिकी रास्ते की तुलना में एक और फायदा है, और वो ये है कि वो टॉम बराक नहीं है जिन पर इजरायली पक्ष भरोसा नहीं करता। कम से कम टॉम बराक के सार्वजनिक बयानों से तो यही दिखता है, ऐसी चीज जो इजराइल को बिल्कुल भी रास नहीं आती। और यही वजह है कि इल्हाम अलीयेव अब इजरायली पक्ष के लिए खास तौर पर ज्यादा भरोसेमंद है। इससे अभी ये संदेह पैदा होता है कि इजराइल वास्तव में कितना भरोसा करता है या देखता है कि अमेरिकी पक्ष, खासकर टॉम बराक, इसमें वाकई निष्पक्ष है या नहीं। ये तुर्की इजराइल विवाद आमतौर पर आगे देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस समय इजराइल की सबसे बड़ी चिंता क्या है? क्या वो तुर्की की सीरिया में बढ़ती सैन्य मौजूदगी है, या कम से कम सीरिया में मौजूदगी की कोशिश है, या फिर आप जानते हैं इन दोनों देशों के बीच किसी गलत आकलन की संभावना जो किसी और भी गंभीर स्थिति में बदल सकती है? देखिए, इसका एक सामरिक पहलू है जो कि सबसे ज्यादा डरावना है, क्योंकि अगर कुछ होता है जब हम सीरिया के ऊपर एक इजरायली विमान देखते हैं और फिर तुर्की की सेना सोचती है कि ये विमान वास्तव में तुर्की की सीमा की ओर जा रहा था और वे उसे मार गिराते हैं, तो ये निश्चित रूप से ऐसी स्थिति है जहां से आप तनाव कम नहीं कर सकते। और निश्चित रूप से अगर कभी इजराइल सीरिया में तुर्की की किसी संपत्ति पर हमला करता है तो जो टकराव हो सकता है वो भी कुछ ऐसा है जिसे संभालना बहुत बहुत मुश्किल होगा। अब ये इसका सामरिक पहलू है, लेकिन एक रणनीतिक पहलू भी है जो है इजराइल का। आप जानते हैं भविष्य में वे इस क्षेत्र को कैसे देखते हैं जिसमें सीरिया भी शामिल है। अगर तुर्की सीरियाई जमीन पर रडार, उन्नत रडार लगाता है जिसमें शामिल है बिल्कुल एयर डिफेंस सिस्टम भी, तो इससे इजराइल की कार्रवाई करने की क्षमता सीमित हो जाती है। आमतौर पर, खासकर जब हम ईरान की स्थिति की बात कर रहे हैं जो अभी खत्म नहीं हुई है और जाहिर है कि ये जल्दी खत्म भी नहीं होने वाली। तो अगर इजराइल सीरियाई हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करता है, वैसे तो उसने असद शासन के पतन से पहले भी सीरियाई हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन निश्चित रूप से अभी वे इस मौके को हथियाना चाहते हैं। भविष्य में अगर कुछ होता है तो ईरान पर हमला करने के लिए सीरियाई हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर सके।